नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों आज 20 मई 2022 है, दिन है फ्राइडे। हमारे टेबल पर हैं चार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। WPI इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मॉरिशस, देन वी हैव कॉटन प्राइसेस, व्हीट एक्सपोर्ट्स एज वेल। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर, ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। बात करते हैं WPI के बारे में, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। डू यू नो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को मेजर करने के लिए 697 आइटम्स की प्राइजेस को चेक किया जाता है, और अगर इनमें प्राइस राइज हैं, मीन्स इतनी आइटम्स को चेक करने के बाद आपको WPI जो है उसमें अप हुआ है, डाउन हुआ है, इसके बारे में पता चलता है। अब आप देखिए, कैबेज, रो कॉटन, रेडिश, करेला, ये सारी चीज़ों में इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला। राइट, इट्स सो हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन अप्रैल, and together with the kerosene, liquid ammonia, aviation fuel and natural gas drove the price rise to a record 15.08% in April. तो ये जो WPI है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, राइट, 15.08%. एंड देन वी हैव दिस रिटेल प्राइस, राइट। तो रिटेल प्राइस यानी कि CPI जो है, तो ये कितना हो गया, 7.79%. Well, the wholesale inflation in kerosene was 118.2%. Just imagine kerosene में year on year अप्रैल में अगर आप देखें तो it is 118.2%. और कैबेज और ये करेला जो हैं, तो इसमें 75% राइज हमें देखने को मिला है। कैबेज इज़ 88.3 और करेला जो है दैट इज़ 75.4%. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि WPI में जो वेजिटेबल्स है ना, इनका वेटेज है 1.87%. भले ही इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1.87% इसका वेटेज है, लेकिन जब आप इनको दूसरी चीज़ों के साथ ऐड करते हैं तब पता चलता है कि ये वेटेज को इंक्रीज़ कर सकता है. विल टॉक अबाउट इट. अब वेजिटेबल्स की प्राइस क्यों इंक्रीज़ हुई है? अर्लियर और हॉटर समर की वजह से. वी नो के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, और नेफ्ता, डीजल, क्रूड, फर्नेस ऑयल, इसमें हमें 60% जितना इन्फ्लेशन लास्ट मंथ देखने को मिला. और ये जो फ्यूल और पावर हैं इसका वेटेज है 13.2. तो अब देखिए आप 1.87 प्लस आप 13.2 जो है इसको ऐड करेंगे तो रफली ये कितना हो जाएगा, 15%, इज़न्ट इट? तो पूरे वेटेज में अगर 15% चीज़ें जो है उसमें प्राइस राइज देखने को मिला है, तो WPI इज़ नेचुरली गोइंग टू गो अप. और जब WTI अप होगा तो इसकी इम्पैक्ट CPI पर होगी. CPI जब अप होगा तो लोगों का हाउस होल्ड बजट जो है उस पर प्रेशर आएगा, लोग पैसे कम खर्च करेंगे, खास करके डिस्क्रिशनरी गुड्स पर, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, लेजर, ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग अवॉइड करेंगे. तो पूरी जो इकोनॉमी की साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है. इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मॉरिशस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आपकी स्क्रीन पर जो फ्लैग है ये मॉरिशस का फ्लैग है, जस्ट टू लेट यू नो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. Foreign investors coming from Mauritius are often denied capital gains tax relief on the grounds that persons controlling the tax haven companies are based in other countries. जनरली क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो मॉरिशस से आता है वो जब कैपिटल गेन्स पर टैक्स रिलीफ मांगने की कोशिश करता है, तो हमारे देश की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ये कह देती है कि ये जो पैसे हैं ये पैसे किसी और के हैं और आपने अपने नाम पर इसको यहाँ पर इन्वेस्ट किया. I'll give you one example, ईजी होगा आपको समझने के लिए. मान लीजिए ये हमारा देश इंडिया है. दिस इज़ छोटा सा आइलैंड मॉरिशस, और ये अगेन एक छोटा सा आइलैंड है केमन्स आइलैंड, राइट. आई विल राइट इट डाउन CI. तो क्या होगा कि CI से कोई पैसे जो हैं वो मॉरिशस आएंगे पैसे, और यहाँ पर एक कंपनी सेटअप की जाएगी, और इस कंपनी के नाम से फिर पैसे जो हैं वो भारत में इन्वेस्ट किए जाएंगे. अब मॉरिशस और इंडिया के बीच में टैक्स ट्रीटी हैं. अब तो ये ट्रीटी में अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन जब ये ट्रीटी थी तो क्या है, आज भी कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो उस ट्रीटी के कुछ इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं. वो क्या है मैं आपको समझाऊंगा. आप इतना समझ लीजिए कि अभी वो ट्रीटी हैं, लेट्स से
राइट। ट्रीटी यानी कि एक करार हुआ है दोनों के बीच में, मॉरिशस और इंडिया के बीच में, कि अगर आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो आपको या तो आप यहाँ पर टैक्स पे कर दीजिए या फिर मॉरिशस में कर दीजिए। ऐसा डबल टैक्स जो है वो आपके ऊपर ना हो कि आप यहाँ पर टैक्स पे करें और मॉरिशस में पे करें, ऐसा नहीं, आप यहाँ पर कर दीजिए वहाँ पर कर दीजिए ऐसा। अब मैं आई एम बीइंग मैं बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। अब क्या होगा या फिर क्या होता है कि जैसे ये पैसे तो यहाँ से आए, मेन बेनिफिशियरी कौन है, ये हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट किए और यहाँ से पैसे जो हैं वो यहाँ पर आए, तो जो भी पैसे यहाँ पर जनरेट हुए, वेल्थ जनरेट हुई, प्रॉफिट जनरेट हुआ, कोई गेन हुआ, तो यहाँ पर टैक्स पे नहीं करेंगे, मॉरिशस में आएगा पैसा और मॉरिशस में से भी कोई टैक्स पे नहीं होगा, डायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पर, थोड़ा कमीशन कट होगा। अगर 30% आपको टैक्स पे करना है उसकी जगह पर आपको 5% कमीशन देना है, तो ऑफकोर्स आप 5% कमीशन देना पसंद करेंगे क्योंकि आपके 25% बच जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। तो इस वजह से हमारा जो आईटी डिपार्टमेंट है वो कहता है कि ये जो कॉरपोरेट वेल है, पर्दा जो है, ये उठना चाहिए ताकि पता चले कि जो बेनिफिशियल ओनरशिप हैं वो एग्जैक्टली किसकी है, कौन सा देश है, कौन सा वो टैक्स हेवन है जहाँ पर ये सारे पैसे जा रहे हैं। अब ऐसा ही एक केस जो है ये ब्लैकस्टोन एफपी कैपिटल पार्टनर्स मॉरिशस लिमिटेड का ये केस जो है वो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा और ये जो काजी जुडिशियल अथॉरिटी हैं उसने इस केस में कहा कि दिस मनी पर्टेन्स टू फाइनेंशियल ईयर, दिस केस पर्टेन्स टू, यानी कि ये केस जो है ये 2015-16 के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें ये जो कंपनी है ब्लैकस्टोन, इसने CMS इन्फो सिस्टम्स के शेयर्स को बेचा और इसको 900 करोड़ रुपीस का कैपिटल गेन हुआ। अब ये कैपिटल गेन जो है वो पे नहीं करना चाहता है यहाँ पर क्योंकि ये 2015-16 की बात है और हमारे जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उनका कहना ये है कि भले ही ये मॉरिशस के नाम पर हैं लेकिन ये पैसे जो हैं ये केमन आइलैंड्स के किसी व्यक्ति के हैं या फिर किसी ग्रुप के पैसे हैं। Thus, Blackstone cannot derive the capital gains tax benefits with no tax required to be paid for sale of stocks bought before 2017 as provided in the amendment treaty between India and Mauritius. इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो ट्रीटी थी इसमें अमेंडमेंट हुआ है और अब फाइनल ये तय किया गया है कि अगर 2017 से पहले आपने कोई स्टॉक परचेज किया है, जब आपने तब पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो आपको ये कैपिटल गेन या फिर उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना था। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ये कैलकुलेशंस को ध्यान में रखते हुए आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो सरकार ने ये छूट दी है कि अगर 2017 से पहले आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे तो फिर आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो टैक्स ट्रीटी है इंडिया और मॉरिशस के बीच में उसका लाभ मिलेगा, उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर होगा तो फिर आपको टैक्स जो भी है वो पे करना पड़ेगा। तो टैक्स ऑफिसर का कहना यह है कि ये जो प्रोवर्बियल कॉरपोरेट वेल है, पर्दा जो है, ये पर्दा हटा देना चाहिए हमें और देखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ब्लैकस्टोन वाला जो केस है तो इसमें बेनिफिट किसको जाएगा। लेकिन ये एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कह दिया है कि हमें इसमें और ज़्यादा आगे इस मैटर को खींचने की ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी एंड लेट्स मूव ऑन। ऐसा कॉटन प्राइस, रॉ कॉटन यार्न और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बीच में तू मैमें चल रही हैं और कोई भी कंसेशंस पर वो कॉन्सेंसस यानी कि एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ या फिर एक समझौता जो है या फिर एक सॉल्यूशन वो नहीं निकाल पाए हैं। पीयूष गोयल साहब के पास गए थे वो, लेकिन पीयूष गोयल यानी कि हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर या फिर भारत सरकार ने ये कहा कि आप खुद सॉल्यूशन निकाल लीजिए। फिर सरकार जब मैटर अपने हाथ में लगी तो सरकार कोई हार्श डिसीजन लेगी जो आपको शायद पसंद ना हो, तो इट्स बेटर कि आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। कॉटन ट्रेडर्स से स्पिनिंग मिल्स शुड रिड्यूस यार्न प्राइस। अब कॉटन ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि जो स्पिनिंग मिल है उनको यार्न की प्राइस कम करनी चाहिए और मिलर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कॉटन प्राइसेस जो हैं वो ड्रॉप करेंगे, लेकिन मीन्स फॉर दिस टू हैपन मीन्स ये स्पिनिंग मिल्स जो हैं वो कह रही हैं कि कि कॉटन की प्राइस कम होनी चाहिए और मिलर्स ये कह रहे हैं कि अब एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो ये प्राइस एब्जॉर्व करने का काम जो है ये एक्सपोर्टर्स करें। एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये डेडलॉक है। वी नो कि गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में हमने इससे पहले भी बात की थी कि कैसे फॉर एग्जांपल थाईलैंड का हमने नाम लिया था कि वी हैव थाईलैंड एंड देन वी हैव
कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश। तो इन देशों ने क्या किया, या फिर ये क्या कर रहे हैं, भारत से चीप कॉटन परचेज कर रहे हैं, फिर कपड़ा बना रहे हैं और कपड़ा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं और हमें कॉम्पीट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी गारमेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सरकार के पास गई और कहा कि कॉटन एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दीजिए, क्योंकि ये जो डिमांड सप्लाई में गैप है तो कॉटन की प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है, और अगर हम चीप कॉटन इन सारे देशों को दे देंगे तो फिर ये हमारा बिज़नेस जो है वो खा जाएंगे। तो इसी चीज़ को लेकर सरकार ने ये कहा है कि आप खुद डिसाइड कर लीजिए, अगर इश्यू है तो देन वी हैव टू जंप इन, यानी अगर आप अपने लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को तो दैट इज़ बेस्ट, ऐसा पीयूष गोयल साहब ने इंडिकेट किया है। वीट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एपिडा यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको कहा है कि आप वीट एक्सपोर्टर्स से डेटा कलेक्ट कीजिए और हमें बताइए कि कितने वीट हमने इंटरनेशनल मार्केट में अभी तक बेचे हैं। इस साल की बात है, अभी तक मीन्स पूरे आज़ादी से लेकर अब तक की बात नहीं है, अभी पिछले कुछ समय में हमने कितने वीट जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचे हैं, ताकि सरकार को पता चले कि ये बैन जो है उसको कंटिन्यू करना है या फिर उसमें कुछ रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत है। इसी के साथ सरकार ने ये भी कहा है कि 13 मई से पहले अगर लेट्स से आपको लेटर्स ऑफ क्रेडिट मिल चुका है बैंक से या फिर एक्सपोर्ट के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो फिर आपको एग्जेम्पशन दिया गया है। तो फिर आप चीज़ों को इतना रिलैक्सेशन जो है वो सरकार ने दिया है कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट आ चुका है या फिर 13 मई से पहले आपने कस्टम्स तक पहुंच गए हैं आपका कंसाइनमेंट, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वरना फिर उसके बाद जो है वो एक्सपोर्ट मना है। और सरकार ने ये भी इंफॉर्मेशन मांगी है कि एक्सपोर्टर्स जो हैं उनके पास कितना स्टॉक है, ताकि एक प्रॉपर डिसीजन जो है वो सरकार ले सके। So that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. If you're here, that means कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो please share it with other people as well. Thank you very much for watching this video. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.